ओवरब्रिज के लिए इतना लड़े हम कि लोग ओवरब्रिज मेरे नाम में जोड़े। हर तरह से बिहार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ हर तरफ अफसरशाही है। लोग छोटा से छोटा काम कराने में 200, 400, 500, 1000 रुपया घूस लगा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रशांत किशोर जी इन्हीं सब चीज़ों को खत्म करने हैं। एक ओवरब्रिज बनाने के लिए आमरण अनशन करना पड़ा। एक ओवरब्रिज बनाने के लिए 40 वर्ष से सहरसा की जनता आवाज उठाते रहा है। 40 वर्ष उस ओवरब्रिज का लालच देकर 2 बार वहाँ के सांसद बने हैं शरद यादव जी। रामविलास पासवान जी उस ओवरब्रिज का लालच सहरसा वासियों को दिए हैं। 3 बार शिलान्यास किया गया, फिर भी ओवरब्रिज कभी नहीं बना। पप्पू यादव जी भी वहाँ के सांसद रहे हैं। वो बोले थे कि मैं अगर ओवरब्रिज नहीं बनवा पाऊंगा तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा अपने जीवन में। 23-24 साल की लड़की जो बीमार थी, एम्बुलेंस जाम में फंस गया, वो लड़की उसमें मर गई थी। नीतीश जी तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। उनको तो अब पता नहीं सामने की चीज भी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। उनके साथ जो पंचतत्व हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। मैं हूं आपके साथ, दीक्षा भी मौजूद है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बनाए हुए आश्रम में, सत्याग्रह आश्रम में, जो प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में ये आश्रम बनवाया था। और अभी तक प्रशांत किशोर का समर्थन बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिल रहा है। ये यूं कहें कि री एग्जाम के समर्थन में अभी तक प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ है। हमारे साथ अभी सोहन झा मौजूद है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे, खासकर प्रशांत किशोर को लेकर बात करेंगे। और इन्होंने 10 वर्ष तक एक आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाई है। कैसे उन्होंने उस आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाई, कैसे उन्होंने आंदोलन की जो सफलता मिली है, उनसे बात करके जानेंगे। क्या आपका जनसुराज में क्या भागीदारी है? मैं सहरसा जिला युवा अध्यक्ष हूँ और लगभग 2 वर्षों से प्रशांत किशोर जी के विचारधारा के साथ हूँ और अब जनसुराज पार्टी में युवा अध्यक्ष के तौर पर वर्तमान में कार्यरत हूँ। कैसी लगती है प्रशांत किशोर की विचारधारा आपको? और लालू नीतीश से कितनी अलग लगती है जो अभी सत्ता में है? एक तो प्रशांत किशोर जी के साथ एक नई उम्मीद लगती है। लग रहा है कि हम जैसे साधारण परिवार के बेटे को भी संघर्ष के बल पर बिहार की राजनीति में जगह मिल सकती है और हम भी बिहार के राजनीति में आकर बिहार का भला कर सकते हैं और बिहार वासियों के लिए जो कुछ करने का जज्बा है वो पूरा कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही बिहार के अन्य पार्टियों का और जनसुराज के राजनीतिक का, तो बिहार की जो अन्य पार्टी है वो कहीं ना कहीं बिहार को जाति में बांट कर रख दिया है। बिहार को विकास के पथ पर नहीं ले जा रही है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहे हैं। उनका रवैया ठीक नहीं है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। हर तरह से बिहार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ हर तरफ अफसरशाही है। लोग छोटा से छोटा काम कराने में 200, 400, 500, 1000 रुपया घूस लगा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रशांत किशोर जी इन्हीं सब चीज़ों को खत्म करने आए हैं। वो चाहते हैं कि बिहार का जो युवा है, जो 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए दर दर का ठोकरे खा रहा है, अन्य राज्यों में जाकर भटक रहा है, उसे यही रोजगार मिले। यहाँ गरीब के बच्चों को बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। तो हर तरह से प्रशांत किशोर जी का सोच और जनसुराज पार्टी का विचारधारा अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग दिख रही है। कह सकते हैं कि बिहार की जनता के पास इस बार लालू जी और नीतीश जी को छोड़कर एक नया विकल्प सामने है जो जनता चुन सकती है इस बार। बिल्कुल, जनता हर तरह से त्राहिमाम है और चुनाव का इंतजार कर रही है और जनसुराज के विचारधारा के साथ जुड़ते जा रही है। और आने वाले 2025 में जनता अपना जनसुराज को मत देकर इस चीज़ को साबित कर देगी कि जनता अब जातिवाद नहीं चाहती है, जनता भ्रष्टाचार से तंग है और जनसुराज की सरकार लाएगी। सोहन जी, आपके संघर्ष की कहानी थोड़ा जानना चाहूंगी। किस तरह से आपने सहरसा से लेके पटना में एक आंदोलन किया था सिर्फ एक ओवर ब्रिज बनवाने के लिए, तो शुरू से लेके जरा वो संघर्ष बताइए और वो जो आंदोलन की कहानी है बताइए कि किस तरह आपने उसमें अपनी भागीदारी दी। हम लोग आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व सामाजिक काम बचपन से ही अच्छा लगता था मुझे। तो उस समय हम देख रहे थे कि हमारे शहर में एक शहर के बीचों बीच रेलवे लाइन है, बंगाली बाजार ढाला, संपार संख्या 31। तो उस रेलवे लाइन के दोनों भाग शहर है, आधी आबादी पूरब और आधी आबादी पश्चिम। सरकारी जितने भी कार्यालय हैं वो रेलवे ढाला के पश्चिम तरफ है। तो हम लोग जब भी जाते थे, हमारे मित्र सर्किल होते थे, जब भी जाते थे उस जाम में फंस जाते थे। फिर हम लोग पेपर में पढ़ते थे कि आज उस जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई, उसमें एक इमरजेंसी पेशेंट था, उसकी मौत हो गई। कभी पढ़ते थे पेपर में कि विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है और उस जाम में फंसकर समय पे नहीं पूछ पाया, परीक्षा छूट गया। तो हम लोग एक संगठन का निर्माण किए, कोसी युवा संगठन, जिसका हम संस्थापक अध्यक्ष थे। अकेले आपके जहन में ये बात आई कि इस तरह का संगठन की स्थापना की जानी चाहिए?
जी, ये मेरे ज़हन में आई, तो हमने अपने साथियों से बात किया और हम एक संगठन का निर्माण किए, कोसी युवा संगठन, और उसका हम संस्थापक अध्यक्ष बने और हम गाँव-गाँव में घूमकर लोगों को बताए, तो लोगों ने जताया कि हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है और लाखों की तादाद में लोग इस समस्या के बारे में बताए। तो फिर हम लोग पत्रकार से बात करके शहर में धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, रेल पटरी के आगे में बैठना, भूख हड़ताल करना, सड़क पर मार्च निकालना, तरह तरह का हम लोग आंदोलन कर ज्ञापन सौंपने लगे। जिलाधिकारी से लेकर पटना आकर यहाँ जो पथ निर्माण मंत्री हुआ करते थे, जो रेल मंत्री हुआ करते थे, उनके पास पहुंचकर अपने सहरसा वासियों की समस्या को रखने लगे। जब एक बार 2019 में हम आमरण अनशन किए थे, तो अनशन का 5वां दिन था, उस समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी थे। मतलब आपको सिर्फ एक ओवरब्रिज बनाने के लिए आमरण अनशन करना पड़ा। एक ओवरब्रिज बनाने के लिए 40 वर्ष से सहरसा की जनता आवाज़ उठाते रहा है, 40 वर्ष से। आप देख लीजिए, बिहार की कोसी की धरती हमेशा से पृष्ठभूमि रही है राजनीति की। स्वयं लालू प्रसाद जी, शरद यादव जी जैसे दिग्गज नेता वहाँ से राजनीति किए हैं। उस ओवरब्रिज का उद्घाटन लालू प्रसाद यादव जी कर चुके हैं। उस ओवरब्रिज का उद्घाटन अधीर रंजन चौधरी जी कर चुके हैं। उस ओवरब्रिज का उद्घाटन दिग्विजय सिंह जी कर चुके हैं। उस ओवरब्रिज का लालच देकर 2 बार वहाँ के सांसद बने हैं शरद यादव जी। रामविलास पासवान जी उस ओवरब्रिज का लालच सहरसा वासियों को दिए हैं। 3 बार शिलान्यास किया गया, फिर भी ओवरब्रिज कभी नहीं बना। हर बार चुनाव में चुनावी मुद्दा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो स्थानीय प्रतिनिधि हुआ करता है आज तक, वो भी ओवरब्रिज निर्माण के विरोध में ही हमेशा रहा। और उसका कारण है, विरोध रहने का कारण ये है कि उस ओवरब्रिज निर्माण क्षेत्र में लगभग 250 से 300 दुकानदार है। वो ये लोग क्या करता था, रेलवे के अधिकारी से मिलकर और रेलवे जमीन के अधिग्रहण करने के नाम पर एक लेटर इशू किया करता था और सभी दुकानदारों के पास भिजवा देता था। फिर वहाँ के जो विधायक सांसद होते थे, पप्पू यादव जी भी वहाँ के सांसद रहे हैं, वो बोले थे कि मैं अगर ओवरब्रिज नहीं बनवा पाऊंगा तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा अपने जीवन में। आप एक बार उन पप्पू यादव जी से ये क्वेश्चन कीजिएगा, वो बताएंगे कि हाँ हमने सब बोला था और उनसे भी ये ओवरब्रिज नहीं बना था। तो वहाँ के जो विधायक सांसद होते थे, वो फिर उनका लोग जाता था उन दुकानदार भाइयों के पास और कहता था कि आपका दुकान टूट जाएगा, अगर बचाना है तो आप मिलिए इनसे। और वो लोग एक मीटिंग करता था, वहाँ करोड़ों की उगाही की जाती थी, करोड़ों की उगाही। तो क्यों बनता ओवरब्रिज? जबकि अभी भी 2 महीना पूर्व भी वहाँ एक 23-24 साल की लड़की जो बीमार थी, एम्बुलेंस जाम में फंस गया, वो लड़की उसमें मर गई थी, जो अभी इसी जनवरी के महीने में इंडिया टुडे पत्रिका में 4 पन्ना में छपा है, जिसमें मेरे संघर्ष की कहानी भी छपी है। तो इसको लेकर के हम लगातार संघर्ष करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, पथ निर्माण मंत्री जी से मिले, पर उस समय में जो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी थे, उनके घर पे हम लगातार 4-5 दिन जाते रहे। उन्होंने कैबिनेट से स्वीकृति दिला दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए और उस समय वो आश्वासन को पूरा नहीं किए, लेकिन हम लोग आंदोलन करना नहीं छोड़े। तो अंत में आकर सरकार उस ओवरब्रिज को स्वीकृति दिए हैं बनाने का। अभी वर्तमान समय में जो न्यायालय में वहाँ के कुछ व्यवसायी भाइयों द्वारा केस किया गया था, न्यायालय उसे खारिज कर दी है और ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। जो पिछले 10 वर्ष से हमने संघर्ष किया, वो हमारा संघर्ष और सहरसा के युवाओं का संघर्ष एकदम सफल होता दिख रहा है। अब सहरसा के लाखों लोग उस जाम से बाहर निकल पाएंगे, वो दर्द भरा जाम से बाहर निकल पाएंगे। तो वहाँ लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? सहरसा जिला में आप किसी गांव चले जाइए, आप बताइएगा ओवरब्रिज, तो लोग बताएगा अरे वो सोहन झा, बताइएगा सोहन झा तो कहेगा ओवरब्रिज वाला। मैंने ओवरब्रिज के लिए इतना लड़े हम कि लोग ओवरब्रिज मेरे नाम में जोड़ दिया। नीतीश जी अभी प्रगति यात्रा कर रहे हैं जगह जगह जाकर, तो ये पुल और ये ओवरब्रिज उनकी नजर में ये नहीं आया? नीतीश जी तो 17 साल से मुख्यमंत्री थे। ये सारी समस्याएं मतलब उनको अभी नजर नहीं आ रही है? नीतीश जी तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। उनको तो अब पता नहीं सामने की चीज़ भी नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। उनके साथ जो पंचतत्व हैं, जो चारों बगल घूम रहे हैं, जी ये हम भी नहीं मानते। हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि जो पहला पंचवर्षीय काम था उनका, उन्होंने किया, उसी में उन्होंने सड़क पुल ये सब का काम किया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब बीजेपी जो है ना, वो उन्हें घेर लिया है चारों तरफ से। उनको कभी कुर्सी खतरा में नजर आते रहता है, इसीलिए कभी बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ फिर कुर्सी में खतरा में नजर आने लगता है तो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जनता पे निगाह उनकी जा ही नहीं रही है। ये ओवरब्रिज बनाने का सारा क्रेडिट आपको जाता है, तो इसके पीछे और किसी को भी क्रेडिट जाता है?
देखिए, वहाँ के जो जनता जो है वो तो हमें संघर्ष में साथ दिया है। तो जनता तो हमेशा एकदम सोशल मीडिया पे भी कह रही है, हर तरह से कह रही है, आप कहीं भी पूछते या बताएगा नहीं, नहीं वो लड़का सोहन झा जो एक मध्यम परिवार का लड़का होते हुए ना कभी किसी पद पे है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना एक वार्ड सदस्य है। लेकिन वो लड़का ने जो संघर्ष किया 10 वर्षों तक, वो काबिले तारीफ़ है। हाँ, वहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जो संघर्ष किया है सोहन झा, ये सारा क्रेडिट सोहन झा को जाता है और सोहन झा का जो संघर्ष है उसे हम लोग हमेशा याद रखेंगे। इस आंदोलन में और कितने लोग आपके साथ थे? इस आंदोलन में हजारों लोग थे। जब हमने रेल के आगे में सोने का निर्णय लिया था, वो ठंडा का महीना था, जिले के हर गांव से युवा निकल कर आया था। लगभग हम मानते हैं कि हजारों से अधिक तादाद में युवा थे, क्योंकि उतनी हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। जब हमें थाना ले जाया गया था, रेलवे थाना, तो पूरे स्टेशन को घेर लिया गया था। वो आज भी आप देख सकते हैं, कई न्यूज़ चैनल पे चलाया गया था। जब हमने वहाँ पूरा जिला को चक्का जाम किया था, तो हजारों लोग सड़क पर आया था। यानी लाखों लोगों का सपना था ओवरब्रिज। अच्छा सोहन जी, इतना बड़ा संघर्ष किया आपने, तो ये बताइए कि आपके पिताजी क्या क्या करते थे? मेरे पिताजी शिक्षक थे और 95 ईस्वी में उनका डेथ हो गया था और उस समय हम 7 साल के थे। 5 बहन हैं और उन पिताजी के जगह पर माँ को अनुकंपा पर टीचर की नौकरी हुई। हमारे साथ अभी वही सोहन झा जी मौजूद थे, जो अब एक ओवरब्रिज बनाने के लिए अपने जीवन का 10 से 12 साल लगा देते हैं। अगर तमाम गाँव में, हर एक गाँव में अगर ऐसी समस्या है पुल और ओवरब्रिज की, अगर हर एक गाँव में अगर हर एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जाता है तो कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्या कहती है पब्लिक के साथ। धन्यवाद।